creators, GST and 2026. These are the three keywords for this video. अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे आप यूट्यूब में करते हो, इंस्टाग्राम में करते हो, मेटा में करते हो या ब्लॉग्स में करते हो, 2026 के अकॉर्डिंग जीएसटी में क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान देना है उसे मैं इसमें कॉम्प्रीहेंसिवली कवर करूंगा. दिस इज़ नॉट अ वीडियो, दिस इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट मास्टर क्लास फॉर यू एंड ट्रस्ट मी, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो आपने अभी तक के नहीं सुनी है या आपने ध्यान नहीं दिया है. बहुत सारे मिथ हैं, वो सबको भी बर्स्ट करूंगा. कौन से पेपर्स रखना चाहिए, कब रजिस्ट्रेशन लेना है, क्या मुझे टैक्स देना है या नहीं देना है, कौन कौन से केसेस में देना है, क्या पेपर वर्क रखना होता है, अगर कभी नोटिसेज आते हैं तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं, क्या ट्रिगर्स होते हैं यूजुअली, ये सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग द refund. So the roadmap is right from registration to paperwork to compliances to refund, everything is included in this short video. So starting with the elephant question कि सर एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर मैंने इनकम अर्न करना चालू करा है तो मुझे उस पर क्या इनकम टैक्स या क्या जीएसटी पे करना होगा. इनकम टैक्स की बात मैं किसी और वीडियो में करूंगा. आज मैं डेडिकेट रखा है जीएसटी के लिए. लेट्स टॉक अबाउट जीएसटी. क्या मुझे जीएसटी पे करना है या नहीं पे करना है? टू सून टू आंसर क्वेश्चन है. स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं. पहले मिथ्स बर्स्ट करता हूं, सारी चीजें आपको बतलाता हूं, उसके बाद में इस पे भी आएंगे, लाइन बाय लाइन बात करते हैं. ऑल्सो हर एक पार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटे छोटे पॉइंट्स है, एक भी चीजें अपन मिस करते हैं, इट कैन एंड अप ट्रिगरिंग फॉर नोटिस फ्रॉम जीएसटी डिपार्टमेंट. सो इंश्योर करिए कि इसे अच्छे से देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहली बात आती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की. जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मैंने लिख करके रखे हैं ताकि कोई भी पॉइंट्स जो है मिस ना हो. सो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आपको यूट्यूब पे अकाउंट बनाना है, सो आपने यूट्यूब पे गूगल पे जा करके एक ईमेल आईडी क्रिएट करी, आपने यूट्यूब पे फिर अपना एक अकाउंट क्रिएट करा. सो एक आइडेंटिटी आपने क्रिएट करी जिसके बेसिस पे यूट्यूब आपको जानता है. सेम चीज़ होती है अगर मैं जीएसटी डिपार्टमेंट के पास में जाता हूं और मैं कहता हूं कि मुझे जीएसटी नंबर लेना है तो. सो नाउ आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होता है. ये रजिस्ट्रेशन कब लेना है इस पे भी बात करते हैं, लेकिन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्या है? एक आइडेंटिटी है जो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट देता है. कोई भी काम आपका जीएसटी में नहीं हो सकता अगर आपकी आईडी नहीं है तो. नाउ ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन मुझे कब लेना है सर? देखिए, अगर आपका रेवेन्यू एक फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज अप्रैल 2026 से मार्च 2027, मैं सारी बातें आपसे एकदम लेटेस्ट कर रहा हूँ, न्यू फाइनेंशियल ईयर में जो आज की डेट में रूल्स एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, बहुत चेंजेस आया रूल्स में. ठीक है, तो आपको कब लेना होगा? अगर आपका पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो आपका टोटल रेवेन्यू होता है, मार्क द वर्ड, आई एम सेइंग टोटल रेवेन्यू. लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है. टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है जितना भी पैसा आपके पास में आ रहा है जो आपका रेवेन्यू है, चाहे वो यूट्यूब से हो, ब्रांड से हो, आपने कोई मर्च सेल करा हो, आपके पास में कोई अदर रेंटल इनकम आ रही हो, सब जोड़ दीजिए. अगर ये आपका 20 लाख रुपए से ज़्यादा का हो गया तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपलसरी है, विदाउट इफ एंड बट. और ध्यान दीजिए, ये लिमिट 20 लाख की जो है ये 10 लाख हो जाती है अगर मैं कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करूं तो. सो देयर आर सर्टन स्टेट्स, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां पर पे 10 लाख की लिमिट है. सो 10 लाख और 20 लाख क्रॉस होगा तब तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही है, तब आपके इसमें कोई कंडीशन नहीं है. अच्छा, इसमें कुछ केवियाट्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं. अगर आपकी इनकम ब्रांड डील से आती है तो बहुत बार ब्रांड डील्स ऐसे क्रिएटर्स के साथ में करना पसंद किया जाता है जिसके पास में ऑलरेडी जीएसटी नंबर है. जीएसटी नंबर आपको ये बताता है कि एक पर्सन स्टैब्लिश्ड पर्सन है, उसका डॉक्यूमेंट के साथ में गवर्नमेंट के साथ में उसका केवाईसी हुआ हुआ है. सो ऐसे केस में अगर आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट है तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है 20 लाख की या 10 लाख की, आप अपना जीएसटी नंबर ले सकते हैं. कुछ केस ऐसे हैं जहां पे कंपलसरी है कि आपकी लिमिट नहीं भी आई है तो आपको जीएसटी नंबर लेना है. केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है, लेकिन एक एग्जांपल ये है, अगर आप मर्च सेल कर रहे हैं जिसमें गुड्स इन्वॉल्व है तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, रिगार्डलेस ऑफ टर्नओवर. टर्नओवर नहीं देखना है आपको. ठीक है साहब. अच्छा, इसके बाद में एक और चीज़ जो अपन मिस करते हैं वो ये है, बहुत क्रिएटर्स मिस करते हैं कि जीएसटी नंबर तो ले लिया लेकिन उनको अकाउंटिंग का कोई आइडिया नहीं है, उन्हें समझता नहीं है अकाउंटिंग क्या होती है, वो अकाउंटिंग करते नहीं है. देखिए, एक बात समझिए,
सिस्टम्स गवर्नमेंट के बहुत इंप्रूव हो गए हैं, डेटा ड्रिवन हो गए हैं। जीएसटी इज़ वेरी डेटा ड्रिवन। आप जो परचेस करते हैं ना, उसके रिकॉर्ड्स जाते हैं, आप जो सेल करते हैं उसके रिकॉर्ड्स जाते हैं, आप जो इनवॉइस बनाते हैं उसके रिकॉर्ड्स जाते हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स जा रहे हैं, ये वेरीफाई हो रहे हैं। तो ये जो रिकॉर्ड्स, इतना डेटा ड्रिवन जो सॉफ्टवेयर है, आई मीन जो आपका सिस्टम है, ये सिस्टम आपको कंपलसरी करता है। जीएसटी लॉ में कंपलसरी है कि आपको अकाउंटिंग करना है। अकाउंटिंग का मतलब ये हुआ, जो आप परचेस कर रहे हैं, जो आप सेल कर रहे हैं, जो आपके बैंक में पैसा आ रहा है, जो आपके असेट्स है, जो आपकी लाइबिलिटीज़ है, जो आपके ईयर एंड पे कुछ लेने का है, देने का है, ये जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, ये सब आपका अकाउंटिंग का पार्ट होते हैं। आप खुद से अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। ईदर यू नीड टू हायर अ प्रोफेशनल, या फिर आपको अपने पास में एक अकाउंटेंट हायर करके रखना पड़ेगा, तभी आप अकाउंटिंग कर पाएंगे। लेकिन अकाउंटिंग इज कंपलसरी वंस यू ऑब्टेन जीएसटी नंबर। बहुत सारे कंसल्टेंट आपको बोलते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि जब वो बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अननेसेसरी हमसे करवा रहे हैं। लेकिन दिस इज एज पर द रूल्स। अगर आप सेफ होना चाहते हैं तो करवाइए, अदरवाइज आप बिना करवाए भी चला सकते हैं काम, लेकिन नॉट एडवाइजेबल। अब मैं आपसे एक और बढ़िया बात करता हूँ। बात है जीएसटी रिटर्न्स की। जो मैंने अभी आपसे कहा कि डेटा ड्रिवन है, ये डेटा ड्रिवन कैसे है? डेटा ड्रिवन इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट के पास में ये डेटा जा रहा है। ये डेटा क्यों जाता है, कैसे जाता है? ये डेटा इसलिए जाता है क्योंकि जब आपने जीएसटी नंबर लिया तो आपने गवर्नमेंट को बताया कि साहब मैं एक पर्सन हूँ, ये मेरा जीएसटी नंबर है, ये मेरी आइडेंटिटी है। अब गवर्नमेंट आपको बोलेगी अब आपने जो जो परचेस करे हो, जो जो सेल करे हो, वो सबका रिटर्न फाइल करके हमें बताओ कि आपने क्या परचेस किया, क्या सेल किया। इसके लिए आप रिटर्न फाइल करते हो एवरी मंथ। मैं आपको सब बता रहा हूं, देखिए कितने रिटर्न जाएंगे, कैसे रिटर्न जाएंगे, क्या ध्यान देना है, क्या नहीं देना है, एवरीथिंग ध्यान से सुनिए। एवरी मंथ आपके 2 रिटर्न जाते हैं। एक होता है सेल्स रिटर्न GSTR 1, एक होता है परचेस का डिक्लेरेशन, जिसमें कि आपने क्या क्या परचेस किया वो जा रहा है, ये केवल डिक्लेरेशन है। उसके बाद में एक आपका जीएसटी का रिटर्न फाइल होता है GSTR 3B। GSTR 3B के अंदर में आपने क्या सेल किया, क्या परचेस किया, उसकी समरी जाती है। सो ऐसे आपके एवरी मंथ 2 रिटर्न जाते हैं। एक साल में 24 जीएसटी के रिटर्न फाइल होंगे। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में GSTR 9 दैट इज टू से एनुअल रिटर्न फाइल होता है। अगर आपकी 2 CR से ज़्यादा की रिसीट हो जाती है तब आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है, या कुछ केसेस में रेक्टिफिकेशन के लिए कोई गड़बड़ी हो गई साल भर में रिपोर्टिंग में, तभी भी अपन GSTR 9 में उसको ठीक करते हैं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आप ये मानेंगे कि 24 आपके जीएसटी के रिटर्न जाएंगे। ये रिटर्न में बहुत सारी डिटेल्स जाती है, एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर आपके लिए और इम्पॉर्टेंट है कि आप सही रिटर्न में डिटेल डालें, जिस पे मैं आगे आपसे जब हम टैक्स पेमेंट की बात करेंगे तो आपको बताऊंगा। अब मैं आपको ऐसा पॉइंट बता रहा हूं जो अनलेस अ पर्सन इज रियली एन एक्सपर्ट इन जीएसटी मैटर्स, वो आपको इन बारे में नहीं बोलेगा। क्योंकि कारण ये है कि कंटेंट क्रिएटर्स की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी नई है, और जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं उनके कंपेरिजन में बहुत अलग कंप्लाइंसेस, बहुत अलग रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स है इसमें। सो द थिंग इज अबाउट इनवॉइस। इनवॉइस में क्या है? इनवॉइस में ये है कि सबसे पहले आपको एक आपका इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर लेना होगा। ये सारी चीज़ें आपको तब करना है जब आपका जीएसटी नंबर आता है। मतलब अगर आपने जीएसटी नंबर खुद से ले लिया, या अगर आपका 20 लाख 10 लाख क्रॉस हो गया, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ द जीएसटी थिंग्स। ठीक है, अच्छा। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इनवॉइसेस। आप जो रॉयल्टी की इनकम अर्न कर रहे हैं यूट्यूब से या मेटा से, ये जो आपकी रॉयल्टी इनकम आ रही है, इसके लिए आपसे मेटा ने कोई इनवॉइस नहीं मांगा, लेकिन जो आपने दिया है वो एक सेवा है, दैट्स अ सर्विस। वो सर्विस के बदले में आपको रॉयल्टी रिसीव हो रही है, और ये रॉयल्टी का आपको इनवॉइस बनाना कंपलसरी है। सेक्शन नंबर 31 बोलता है ये बात। तो आपने इनवॉइस बनाना होगा हर एक वो अमाउंट का जो आपको एज रॉयल्टी रिसीव हुआ है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, अगर आपकी कोई और अदर इनकम है, जैसे ब्रांड इंटीग्रेशन हो गई, अफिलिएट के कमीशंस हो गए, इसके भी आपको इनवॉइसेस बनाना पड़ेगा। अगर आप कोई कोर्स वगैरह बेचते हैं, तो अगर आप टॉपमेट या टैग मैंगो ये सब यूज़ करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म में ऑटोमेटिकली ही आपको ऑप्शन दिया रहता है जहाँ पे आप जीएसटी की डिटेल्स डालते हैं, जिससे आपकी जीएसटी की रिपोर्ट आ जाती है और इनवॉइसेस भी बनते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं बनाया है तो आपको बनाना पड़ेगा, ताकि आप जितने भी रिसीट कर रहे हैं वो सबके प्रॉपरली इनवॉइस जनरेट हों। ये एक एक डॉक्यूमेंट जो जनरेट हो रहा है, ये सब की रिपोर्टिंग होती है जीएसटी के रिटर्न्स में। सो दिस इज़ नॉट अ प्ले बुक। इसमें मैं आपको एक और बहुत अच्छी टिप दे देता हूं। इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू गेट अ सब्सक्रिप्शन और गेट अ फ्री सॉफ्टवेयर फॉर इनवॉइसिंग।
जिसके बेसिस पे आप करेक्ट इन्वॉइसेस बना पाओ। इन्वॉइस में और भी डिटेल्स आती है, जो भी डिटेल्स आपकी कंपलसरी जाने की है वो जब आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाओगे तो आपको डालना पड़ेगा, अदरवाइज सॉफ्टवेयर आपको रोकेगा। होगा ये कि आप करेक्ट रिकॉर्ड मेंटेन करोगे और आपके पास में सही फॉर्मेट में डिटेल्स हमेशा रहेगी। ऑलवेज यूज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर। चाहे तो आप फ्री वाला इन्वॉइसिंग सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हमारे जितने भी कंटेंट क्रिएटर क्लाइंट्स हैं उन सब से ज़ोहो इन्वॉइस यूज़ करवाता हूँ, दैट इज़ फ्री और बहुत अच्छे से सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। अब आपका बर्निंग क्वेश्चन जो कि सर मुझे जीएसटी कितना पे करना होगा। देखिए, जीएसटी पे करना है नहीं पे करना है, कितना पे करना है, क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, कंप्लीट कंफ्यूजन टू क्लैरिटी लाऊंगा, पर स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली स्टेप क्या है? सबसे पहली स्टेप ये है आइडेंटिफाई द स्ट्रीम्स। आपने ये देखना है कि आपका रेवेन्यू कौन कौन सी सर्विस से आ रहा है। अब तक के आप समझ गए होंगे, जो आपको यूट्यूब से पैसा आता है वो आपकी रॉयल्टी की सर्विस है, ठीक है। एक हो गया आपका कंटेंट लाइसेंसिंग, दैट इज रॉयल्टी स्ट्रीम। एक हो गया आपका ब्रांड इंटीग्रेशन वाला। एक हो सकता है आपका चैनल मेंबरशिप, जो आजकल वो फ्री वाले गिफ्ट्स वगैरह देते हैं चैट्स में, सुपर चैट्स वगैरह, वो हो सकता है। मर्च सेल हो सकती है, ऐसे करके एन नंबर ऑफ थिंग्स कुड बी देयर। इसमें जो भी पैसा आपका एडसेंस से आ रहा है, देखिए जब आप गूगल में ऐड रन करते हैं तो आप गूगल के इंडिया ऑफिस में पेमेंट करते हैं, बेसिकली इंडियन कंपनी को पेमेंट करते हैं। लेकिन जब गूगल आपको पैसा पेमेंट देता है, इन दैट केस ये जो अमाउंट है ये फॉरेन से रिसीव होता है। और क्योंकि ये अमाउंट आपका रिसीव फॉरेन से होता है तो ये एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आ सकता है। अभी एक्सपोर्ट हुआ नहीं है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, रॉयल्टी जो स्ट्रीम है ना, ये रॉयल्टी की स्ट्रीम पे बाय डिफॉल्ट 18% का टैक्स लगता है, जो आपके लिए भी एप्लीकेबल है। 18% का टैक्स आप पे भी लगेगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन एक टैक्स का बेनिफिट देती है गवर्नमेंट अगर आपने एक्सपोर्ट करा है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी मिलती है, और ये फॉरेन करेंसी जब गवर्नमेंट को मिलती है तो गवर्नमेंट कहती है कि आपने देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा लेके आया है तो हम आपसे टैक्स नहीं वसूल करेंगे, आपने देश के लिए अच्छा काम किया है। लेकिन इसके साथ में चैलेंज और कंट्रोल्स को लगाना एक चैलेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज आप फॉरेन से कोई भी ब्लैक मनी या कुछ गलत चीज का पैसा ना लाएं, इसलिए यहां पे और रूल्स को स्ट्रांग रखा जाता है। अगर आपने फॉरेन से अमाउंट रिसीव करा है तो आपको उसे एज एक्सपोर्ट में लाना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट में लाने के बाद में आप बोल सकते हैं कि आपको उस पर 18% का जीएसटी नहीं देना है, अदरवाइज उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। आई हैव सेड इट, अदरवाइज उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं कराना है तो क्या करना है? ऑब्वियसली आप यही चाहते हैं कि जीएसटी नहीं पे करना पड़े करेक्ट वे में। इनकरेक्ट वे में तो कोई भी बात नहीं है। देखिए, जीएसटी रिटर्न का, इनकम टैक्स पोर्टल का, जीएसटी पोर्टल का अपने हाथ पैर नहीं है, वो आपको नहीं रोकेगा। आपको रोका तब जाएगा जब जीएसटी डिपार्टमेंट से आपके पास में नोटिस आएगा और आपको तब टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है ताकि कल को आपको परेशानी ना हो? सबसे पहली बात, आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वैसे तो साउंड करता है एक डिक्लेरेशन जैसा, है भी एक डिक्लेरेशन, लेकिन एक फॉर्मेलिटी नहीं है। लगे तो मैं यहाँ पे इफ हो पाए तो स्क्रीनशॉट अटैच करूंगा, आप स्क्रीनशॉट को देखिएगा। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इज अ प्रॉमिस। आप प्रॉमिस करते हैं गवर्नमेंट को कि आपने जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बोले हैं हम उन सबका कंप्लाई करेंगे, हम सारे पेपर वर्क रखेंगे, हम सही तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास में इनवॉइस है, हमारे पास में जो पैसा आ रहा है फॉरेन से आ रहा है उसके लिए हमने एविडेंसेस रखे हैं, और इसे आप करेक्ट वे में जीएसटी में भी रिपोर्ट करेंगे। ये सब कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है आप जीएसटी मत पे करो। अगर साथ में आप यही प्रॉमिस में, ये जो अंडरटेकिंग है ना, इसी डिक्लेरेशन में आप ये भी लिख के देते हैं गवर्नमेंट को कि इन केस मैंने इन कंडीशन से नहीं कंप्लाई करा तो मैं जीएसटी पे करूंगा, 18% का, साथ में इंटरेस्ट भी पे करूंगा। ये आप खुद डिक्लेरेशन देते हैं, ठीक है। अंडरटेकिंग इज नॉट अ फॉर्मेलिटी। अंडरटेकिंग का मतलब यह है कि मैं कंडीशंस को ध्यान दूंगा, अदरवाइज मैं टैक्स पे करूंगा। जस्ट फॉर्मेलिटी की तरह नहीं करना है। अच्छी बात है। इसके साथ में आपको और क्या चीजों का ध्यान देना है? एक एलयूटी फाइल हुआ। अब कंडीशंस क्या क्या है उसमें? कंडीशन ये है, पहली बात, आप जो भी एक्सपोर्ट करेंगे उसका प्रॉपर एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाएंगे। ये एक्सपोर्ट इनवॉइस को आप प्रॉपरली एज एक्सपोर्ट जीएसटी के रिटर्न में शो करेंगे। जीएसटी के रिटर्न में सारी डिटेल्स आती है साहब। जीएसटी के रिटर्न में आपने कौन कौन से इन्वॉइसेस इशू करे, वो इन्वॉइस कौन सी डेट को इशू हुए, कितना अमाउंट आया, वो अमाउंट आपका
जब रिसीव हुआ तो उसका एसएससी या एचएसएन कोड क्या था, आपने जो इन्वॉइसेस इशू करे उनका कौन कौन सा नंबर है, ये सारी डिटेल्स जाती है। तो अगर आपने करेक्ट एक्सपोर्ट का इन्वॉइस नहीं बनाया तो आप यहाँ पर पे रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको करेक्ट एक्सपोर्ट इन्वॉइस बनाना है, उसको करेक्टली आपको जीएसटी रिटर्न में रिपोर्ट करना है। उसके साथ में जो आपने फॉरेन से पैसा रिसीव करा उसके लिए आपको बीआरसी या एफआईआरसी मिलेगा, जो कि बैंक से मिलता है। दे आर द एविडेंसेस जो ये एविडेंस करते हैं कि आपके पास में फॉरेन से अमाउंट आया है। बीआरसी एफआईआरसी पे और वीडियो में भी थोड़ा डिटेल पे और चर्चा कर लेंगे कि आपको कैसे कैसे लेना चाहिए। यूजुअली बहुत सारे बैंक्स के साथ में बहुत सारे क्लाइंट्स को प्रॉब्लम होती है टू ऑब्टेन द बीआरसी और एफआईआरसी। अलग अलग बैंक का अलग अलग सिनेरियो रहता है कि उनसे आपको कैसे लेना है। देर आर अ फ्यू बैंक्स जो कि आपको बहुत ईजिली भी प्रोवाइड कर देते हैं। सो बीआरसी एफआईआरसी आपको लेना होगा, करेक्ट इन्वॉइसेस बनाना है, आपके जीएसटी रिटर्न में करेक्टली रिपोर्ट होंगे, और इसके बाद में आप अंडरटेकिंग फाइल करेंगे एंड देन यू मे क्लेम कि मैंने जो एक्सपोर्ट करा है ये एक्सपोर्ट टैक्स फ्री है। ठीक है। अच्छा, इन्वॉइस में भी और बहुत सारी डिटेल्स जाती है बट वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो उसे मैं रोकता हूँ, किसी और वीडियो में सारी चीज़ें और कवर करेंगे। आप कमेंट करना, तो आपको जो चीज़ें में और डिटेल चाहिए होगा उस पर मैं और डिटेल बताऊँगा। इसके अलावा जो आपकी ये वाली इनकम हो गई रॉयल्टी इनकम, इसके साथ में बाकी जितनी भी इनकम आ रही है एज इन टू से जो भी आपकी इंडिया के बिजनेस से, इंडिया में ही आपको पेयर है, इंडिया ने आपको मतलब इंडियन पेयर ने आपको पे किया, इन दैट केस आपको जीएसटी पे करना होगा विद द रिस्पेक्टिव रेट। आप जो भी सर्विस दे रहे हैं, आप जो भी गुड्स दे रहे हैं, आप स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं या आप मर्च सेल कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या बेच रहे हैं उस पर आपका जीएसटी का रेट लगेगा। यूजुअली ब्रांड इंटीग्रेशन का एक आपको बता देता हूँ बहुत बार यूज होता है, 18% का जीएसटी रेट होता है। साथ में अगेन आपका जो इन्वॉइसिंग सॉफ्टवेयर रहेगा उस पर आपको एचएसएन या एसएससी कोड डालना रहेगा, वो आइटम को ऐड करना रहेगा और वो करेक्टली अगेन आपका जीएसटी में रिपोर्ट होगा। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, आई गेस इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई है। बीआरसी एफआईआरसी तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आपको रखना ही है। मैं आपको ये भी बता दूँ 90% क्रिएटर्स जिनके साथ में हम डील करे हैं, जिनको हम ऑलरेडी कंसल्टेशन कॉल या डिस्कवरी कॉल वगैरह में देखते हैं, उनके ना प्रॉपर रिकॉर्ड्स रहते हैं ना उनके करेक्ट वे में रिटर्न्स फाइल होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे रखें। लास्ट ईयर ही हमने एक क्रिएटर को ऑनबोर्ड करा जिनके साथ में 11 लाख रुपीज़ का उन्हें जीएसटी पे करना पड़ा, पुराना वाला, क्योंकि उनको नोटिस आया हुआ था, ये सारे उनके पास में डॉक्यूमेंट्स करेक्टली मेंटेन्ड नहीं थे। सो दीज आर रियली इंपॉर्टेंट एंड गवर्नमेंट इज बिकमिंग वेरी डेटा ड्रिवन एंड स्ट्रॉन्ग ऑल्सो बाय द एआई यूजेज एंड एवरीथिंग एल्स। ठीक है। एक और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा जहां पर पे आप गवर्नमेंट की जेब में हाथ डाल के उनसे पैसा निकाल लेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, आप गवर्नमेंट से पैसा निकाल सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट है आईटीसी का या रिफंड का। देखिए, ये तो आपने बहुत रील्स में सुना होगा कि मैंने मोबाइल फ़ोन खरीदा और उस पर सारा जीएसटी बच गया। वो सब जो बातें रहती है वो बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन रहता है, विच इज़ नॉट करेक्ट। लेकिन जो आपका केस है उस पर कैसे एप्लीकेबल होगा ये मैं आपको बतलाता हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक ब्रांड डील करी और वो ब्रांड डील में मैंने 2 लाख रुपए चार्ज करे। ये 2 लाख रुपए प्लस 18% का जीएसटी चार्ज होगा। सो ओवरऑल आई एम गोइंग टू रिसीव 2,36,000 फ्रॉम द ब्रांड। 2 लाख रुपए मैं मेरे पॉकेट में डालूंगा, 36,000 रुपए मैं सरकार को दूंगा। ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने स्टूडियो बनाया, मैंने कैमरा इक्विपमेंट्स खरीदे, रिकॉर्डिंग के लिए खरीदा, मैंने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, 11 लैब्स का सब्सक्रिप्शन लिया, अडोबी के कोई सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लिया, वट एवर। ये सब जब मैं खरीद रहा था तो मैंने इस पर जीएसटी पे करा हूं। तो मेरे पास में जो मैंने जीएसटी पे करा ये मेरा आईटीसी होता है। मान लेते हैं मैंने 1 लाख रुपए का एक लैपटॉप खरीदा जिसपे 18% के हिसाब से 18,000 रुपए का मैंने जीएसटी पे किया। अब होगा ये कि अगर आपने करेक्ट वे में रिकॉर्डिंग करी है, करेक्ट वे में कुछ कंडीशंस है जिसको आप अगर फुलफिल करते हैं तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब होगा ये कि जब गवर्नमेंट को मुझे 36,000 देना था, यू रिमेंबर ना, वो 2 लाख रुपीज आए थे मेरे पास में, 36,000 मुझे देना है। तो जो 18,000 रुपए का मेरा लैपटॉप का जीएसटी मैंने पे करा है वो मुझे पे करने की जरूरत नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट को 36,000 की जगह सिर्फ और सिर्फ 18,000 दूंगा, बाकी 18,000 मेरा बेनिफिट। दिस इज कॉल्ड आईटीसी। कुछ केस में ये होता है कि आपके पास में ब्रांड डील्स वगैरह की इनकम नहीं है। अगर आपके पास में ब्रांड डील की इनकम नहीं है तो जो आपने सर्विसेज खरीदी है उस पर आपका जो भी जीएसटी पे हुआ है उसका हम रिफंड भी करवा देते हैं। प्रैक्टिकली रिफंड होता है, आसानी से मिलता है, बस पेपर्स डॉक्यूमेंट्स को आपको सही तरीके से मेंटेन करना होता है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है।
बाय द वे, मेरा नाम CA राघव खंडेलवाल है। आई हैव मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड ओवर द ईयर्स हमने बहुत सारे क्रिएटर्स को सर्व किया है। आज की डेट में भी हम मोर देन 60 कंटेंट क्रिएटर्स को अक्रॉस इंडिया सर्व करते हैं, ऑल ऑनलाइन बेसिस पे। आई एम बेस्ड आउट ऑफ रायपुर, बट जियोग्राफिकल लोकेशन इज़ नॉट द मैटर एनी मोर। आपके जितने भी काम होते हैं ये सारे भी ऑनलाइन होते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कभी भी कोई क्वेश्चंस या कुछ भी चीज़ें होती है वो भी मोस्टली सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो गया है। अगर आप चाहते हैं डिस्कवरी कॉल या कंसल्टेशन गूगल मीट में कॉल बुक करना वीडियो कॉल में, तो आप कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर आपको मिल जाएगा कॉमेंट या डिस्क्रिप्शन में, एंड हम आपका स्पेसिफिक केस के अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ आपको गाइड करेंगे। आई होप इट इज़ हेल्पफुल। थैंक्स, बाय।